मैंने तुम्हें 20 लाख रुपए कमा कर दिए और तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए दिए। इन 3 सालों में मैंने दिल लगाकर तुम्हें पूरी तकनीक सिखाई। तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया ये पूरे गाँव ने अपनी आंखों से देखा है। सुनीता ने तिरस्कार से कहा, मैंने पैसा कमाया है तो वो मेरी काबिलियत है, तुमने थोड़ा बहुत मदद कर दी तो क्या हो गया। नंदिनी ने दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, आज से मैं नंदिनी और सुनीता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करती हूँ। आज के बाद मैं उससे पालन पोषण और खेती बाड़ी की कोई भी तकनीक नहीं सिखाऊंगी और उसकी किसी भी समस्या में मदद नहीं करूंगी। अच्छा, तो तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? सुनीता गुस्से से चिल्लाई। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मैं तुम्हें मौका न देती तो तुम इस नवगांव में कभी सिर नहीं उठा पाती। तो फिर देखते हैं। लोगों के बीच इतना बड़ा झगड़ा सिर्फ 3 दिन पहले हुई एक जश्न की दावत की वजह से हुआ था। उस दिन नंदिनी अपने हाथ में एक पतला सा लाल लिफाफा कसकर पकड़े आंगन के कोने में खड़ी थी। वह छाया में खड़ी होकर सुनीता को सबके सामने शेखी बघाड़ते हुए सुन रही थी। इस साल मैंने केकड़ों की खेती से इतना पैसा कमाया है तो वो पूरी तरह मेरी मेहनत और मेरी समझदारी का नतीजा है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो अपनी छोटी सी तकनीक को पकड़कर बैठे रहते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर गरीब ही रहते हैं। इतना सुनते ही मेज पर बैठे सभी लोग उसी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ठाकों की आवाज गूंज उठी और सबकी निगाहें एक साथ नंदिनी पर टिक गई। नंदिनी अब और चुप नहीं रह सकी। सुनीता, पिछले 3 सालों में चाहे तालाब तैयार करना हो, बच्चों की परवरिश हो, बीमारी की रोकथाम हो या फिर फसल निकालना, कौन सा कदम ऐसा था जिसमें मैंने रात रात भर जाकर तुम्हें हाथ पकड़कर नहीं सिखाया? अगर मैं न होती तो क्या आज तुम्हारे पास ये सब होता? तुमने 20 लाख रुपए कमाए और बदले में मुझे सिर्फ 500 रुपए पकड़ा दिए। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर नहीं बचा? सुनीता का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हारा तरीका अपनाया, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एहसान था। अगर मैं न होती तो तुम्हारी वो तकनीक तुम्हारे पेट में ही सड़ जाती और कोई उससे पूछता तक नहीं। एक अविवाहित लड़की होकर भी तुम्हें 500 रुपए दिए, ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है और तुम मुझसे हिसाब मांगने चली हो। यह कहते हुए सुनीता तेजी से नंदिनी के पास आई। उसने नंदिनी के हाथ से लाल लिफाफा छीन लिया, उसके अंदर के सारे पैसे निकालकर जोर से उसके पैरों के पास फेंक दिए। अगर कम लग रहे हैं तो निकल जाओ यहाँ से, मेरे बिना तुम नवगांव में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। जिंदगी भर एक नाकाम और गरीब इंसान बनी रहोगी। नंदिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुम एहसान फरामोश औरत, मेरी 3 साल की मेहनत को तुमने पैरों तले रौंद दिया, सबके सामने मेरा अपमान किया। मैं तुम्हें बता रही हूँ सुनीता, आज तुमने जो बेरहमी और घमंड दिखाया है उसकी कीमत तुम्हें एक दिन जरूर चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर नंदिनी मुड़ी और वहाँ से चली गई। उसके पीछे फिर से लोगों की हंसी गूंजने लगी। नंदिनी ने अपनी मुठियाओं कस ली। इस अपमान का हिसाब मैं एक दिन जरूर चुकाऊंगी। तभी किसी ने कहा, सुना ना, बड़े बुजुर्ग भी यही कह रहे हैं। मैं तुमसे बेवजह झगड़ा नहीं कर रही, गलती तुम्हारी है। अगर अभी माफी मांग लो तो बात यही खत्म हो जाएगी, आगे भी तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। उसके इतना कहते ही रिश्तेदारों ने भी नंदिनी को माफी मांगने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। लेकिन नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं माफी क्यों मांगू? उसकी यह बात सुनकर पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। ये लड़की तो बिल्कुल बात मानने को तैयार ही नहीं। सच में इसे पाल पोस कर हमने गलती की। नंदिनी, सब तुम्हें रास्ता दे रहे हैं फिर भी तुम झुक नहीं रही। नंदिनी ने उनसे और बहस नहीं की। वह उठी, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। पीछे लोगों की बातें अभी भी जारी थी, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसने मन ही मन कसम खाई, आज के बाद मैं किसी के रहमो करम पर नहीं जीऊंगी और न किसी का अपमान सहूंगी। मैं अपनी काबिलियत के दम पर इस नवगांव में अपनी जगह बनाऊंगी। मेरा सम्मान और जो कुछ भी मुझसे छीना गया है उसे मैं अपने हाथों से वापस हासिल करूंगी। कुछ देर बाद गांव के लोग इकट्ठा हो गए। उनमें सुनीता और उसका पति राजेश भी शामिल थे। नंदिनी सबके सामने खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली, आज मैं गांव के सभी लोगों के सामने एक बात घोषित करती हूँ, आज से मेरा और सुनीता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। आज के बाद मैं उसे कोई भी पालन पोषण या खेती बाड़ी की तकनीक नहीं सिखाऊंगी और उसकी किसी भी समस्या में मदद नहीं करूंगी। उसकी बात सुनते ही गाँव में हलचल मच गई। सब जानते थे कि सुनीता की पूरी खेती और कारोबार नंदिनी की तकनीक पर टिका हुआ था। नंदिनी का यह फैसला सुनीता का भविष्य काट देने जैसा था। सुनीता तुरंत भड़क उठी, नंदिनी, तुम सच में मुझसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम भूल गई कि शुरुआत में तुम्हें खाना किसने खिलाया था? तुम्हें सीखने और आगे बढ़ने का मौका किसने दिया था? बिल्कुल सही, सुनीता दीदी ने तुम्हें पैसा कमा कर दिया और तुम उनका एहसान मानने की बजाय उन्हीं पर उंगली उठा रही हो। नंदिनी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सुनीता, मैंने तुम्हें 20 लाख रुपए कमा कर दिए और तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए दिए। ऊपर से सबके सामने मेरा अपमान भी किया। इन 3 सालों में मैंने दिल से तुम्हें हर तकनीक सिखाई। तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया ये पूरे गाँव ने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, बहुत हिम्मत आ गई है तुम में। सुनीता गुस्से से बोली, तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो ना? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे दिए हुए मौके के बिना तुम इस नवगांव में कभी सफल नहीं हो पाओगी। नंदिनी ने बिना डरे जवाब दिया। तो फिर देखते हैं। इतना कहकर नंदिनी मंच से नीचे उतरी और वहाँ से चली गई। गाँव वाले उसे देखकर हंस रहे थे। सबको लगता था कि वह मूर्ख है। जब उसके पास सुनीता के साथ रहकर आराम से जीवन बिताने का मौका था तब उसने उससे दुश्मनी मोल ले ली। लेकिन नंदिनी जानती थी कि यह कोई भावुक फैसला नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह अपने दम पर फिर से खड़ी हो सकती है। उसकी असली जिंदगी तो अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन ग्राम पंचायत ने सूचना जारी की कि गाँव के पश्चिमी छोर पर स्थित एक परित्यक्त तालाब की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। खबर फैलते ही पूरा गाँव हंसी उड़ाने लगा, क्योंकि वह तालाब वर्षों से बदनाम था। उसका पानी काला पड़ चुका था, वहाँ घास तक नहीं उगती थी। गाँव में उसे मनहूस तालाब कहा जाता था। ग्राम प्रधान ने घोषणा की, पश्चिमी किनारे का परित्यक्त तालाब 20 बीघा क्षेत्रफल, 5 साल की लीज। शुरुआती बोली 500 रुपए। क्या कोई इसे लेना चाहता है? भीड़ में से कोई हंसे हुए बोला, 500 रुपए क्या, मुझे मुफ्त में भी दे दो तो नहीं लूंगा। दूसरा आदमी बोला, उस तालाब में तो गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। जो भी वहाँ कुछ पालने की कोशिश करता है सब मर जाता है। जिसने भी लिया उसका नुकसान तय है। उसी समय पंचायत भवन के दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी, मैं लूंगी। सबकी निगाहें उधर घूम गई। नंदिनी धीरे धीरे
धीरे अंदर आई और सबके बीच खड़ी हो गई। उसने ग्राम प्रधान रमेश चौधरी की ओर देखकर दोबारा कहा, प्रधान जी, मैं इस तालाब का ठेका लेना चाहती हूँ। रमेश चौधरी चौंक गए। नंदिनी बेटी, कोई जल्दबाजी मत करो, ये तालाब 10-15 साल से बेकार पड़ा है। तुम एक जवान लड़की हो, अपनी मेहनत की कमाई यूं बर्बाद मत करो, एक बार फिर सोच लो। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लगता है सुनीता ने इसे इतना परेशान कर दिया है कि इसका दिमाग ही खराब हो गया है। सही कहा, काले पानी वाले उस मनहूस तालाब को भी कोई लेता है क्या? इसके पास वैसे भी कितने पैसे होंगे, जो हैं भी वो भी डुबाने चली है। उसी समय सुनीता को भी खबर मिल गई और वह भागती हुई पंचायत कार्यालय पहुंच गई। नंदिनी को देखकर वह हंस पड़ी। नंदिनी, सच कहूं तो मैंने तुम्हें ज्यादा समझदार समझ लिया था। मुझे लगा था तुम्हारे पास कोई बड़ा प्लान होगा, लेकिन तुम तो इस कबाड़ तालाब को लेने आई हो। मुझे लगता है तुम अपनी किस्मत बदलने नहीं, खुद को बर्बाद करने निकली हो। लेकिन सुनीता के तानों का नंदिनी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, प्रधान जी, यह तालाब मेरे नाम कर दीजिए, मैं घर जाकर तैयारी करती हूँ, कल आकर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूंगी। रमेश चौधरी ने सिर हिलाया। नंदिनी, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो यह तालाब तुम्हें ही मिलेगा। बातचीत खत्म होने के बाद नंदिनी पंचायत से निकल गई। वह सीधे गांव के एक दूसरे तालाब की ओर गई। तालाब के किनारे खड़े होकर उसने सामने फैले काले पानी को देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। यही मेरा भविष्य है, यही मेरी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। उसी रात तालाब का ठेका मिलने के बाद नंदिनी गांव के स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त कविता से मिलने आई थी। कविता गांव की डॉक्टर थी और पूरे नव गांव में वह अकेली इंसान थी जो हमेशा नंदिनी के साथ खड़ी रहती थी। कविता ने उसे देखते ही कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा और सुनीता का रिश्ता पूरी तरह टूट गया है और तुमने पंचायत में जाकर पश्चिम वाले काले तालाब का ठेका भी ले लिया है। सच सच बताओ, क्या ये सब सच है? नंदिनी ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सच है। आज से मेरा और सुनीता का कोई रिश्ता नहीं है। कल मैं पंचायत जाकर ठेके के कागजों पर हस्ताक्षर कर दूंगी। अब मैं अपने दम पर काम करूंगी, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से नवगांव में पहचान बनाऊंगी। कविता मुस्कुरा दी। मुझे पता था कि तुम चुपचाप अपमान सहने वालों में से नहीं हो। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। अगर पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पास जो है वो तुम्हारा है। तुम बस निडर होकर आगे बढ़ो। नंदिनी ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। कविता, धन्यवाद। इन 3 सालों में मैंने अपनी सारी कला और सारी तकनीक सुनीता को सिखा दी। उसे इतना पैसा कमा कर दिया कि उसके घर में दौलत की कमी नहीं रही, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ अपमान और ताने मिले। आज गांव का हर इंसान यही सोचता है कि सुनीता के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सबको लगता है कि इस बेकार तालाब को लेना मेरे पागलपन की निशानी है। उन्हें लगता है कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख रही हूँ। नंदिनी कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। लेकिन मैं उन्हें गलत साबित करके रहूंगी। जिस तरह मैंने सुनीता को गांव की सबसे अमीर और सफल औरत बनाया, उसी तरह मैं अपने दम पर पूरे गांव के सबसे बेहतरीन केकड़े पालूंगी, सबसे ज्यादा पैसा कमाऊंगी और एक दिन सबको दिखा दूंगी कि असली काबिलियत किसी थी। कविता ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम में वो हुनर है। जब सुनीता के उस बेकार तालाब में भी तुमने इतने अच्छे केकड़े पाल दिए थे तो इस तालाब को भी जरूर जिंदा कर दोगी। नंदिनी खड़ी हुई, स्वास्थ्य केंद्र की खिड़की खोली और गांव के पश्चिमी छोर पर मौजूद उस काले तालाब की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने में मैं सबको हैरान कर दूंगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही नंदिनी अपनी 3 साल की जमा पूंजी लेकर ग्राम पंचायत पहुंच गई। उसने पैसों का बंडल ग्राम प्रधान रमेश चौधरी की मेज पर रख दिया। रमेश चौधरी ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की, नंदिनी बेटी, एक बार फिर सोच लो, यह तालाब 10-15 साल से बेकार पड़ा है। इससे पहले भी कई लोगों ने इसे लिया था, लेकिन सबका नुकसान हुआ। क्या तुम सच में इसे लेना चाहती हो? नंदिनी ने बिना झिझक जवाब दिया, प्रधान जी, मैंने फैसला कर लिया है। उसकी बात सुनते ही बाहर खड़े ग्रामीण और रिश्तेदार आपस में हंसने लगे। लगता है सच में पागल हो गई है। 500 रुपए पानी में फेंकोगे तो कम से कम छपा की आवाज तो आएगी, लेकिन इस काले तालाब में फेंकोगे तो बुलबुला भी नहीं निकलेगा। सही कहा, अगर सुनीता के साथ काम करती रहती तो कुछ न कुछ कमा ही लेती, लेकिन नहीं, इसे तो अपनी अकड़ दिखानी थी। अब सब कुछ घंवाकर ही मानेगी। उसी समय नंदिनी की दूसरी बुआ भीड़ को चीरते हुए आगे आई और गुस्से से बोली, तू बिल्कुल नालायक निकली, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर बर्बादी का रास्ता चुन रही है। याद रखना, जब सब पैसा डूब जाएगा तब रोते हुए घर मत आना। तभी सुनीता और उसका पति राजेश भी वहाँ पहुँच गए। मेज पर रखे हुए अनुबंध को देखकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। सुनीता व्यंग्य से बोली, नंदिनी, मानना पड़ेगा, दुनिया जिस तालाब से दूर भाग रही है उसे तुम खजाना समझ रही हो। मुझे लगा था कि मुझसे रिश्ता तोड़कर तुम्हारे पास कोई बड़ा प्लान होगा, लेकिन तुम्हारी औकात तो बस इतनी ही निकली। राजेश भी हंसते हुए बोला, अरे सुनीता, इससे बहस करके क्या फायदा? इसे तो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाता। जब इसकी पूरी जमा पूंजी डूब जाएगी तब खुद समझ जाएगी कि कितनी बड़ी बेवकूफी की है। सुनीता ने भी सिर हिलाया, बिल्कुल, इस बदबूदार काले तालाब में केकड़े पालना तो दूर, मच्छर पालना भी मुश्किल है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ कौन सा चमत्कार करोगी। नंदिनी ने अनुबंध उठाया। उसने एक बार भी सुनीता की तरफ नहीं देखा। वह सीधे मुड़ी और वहाँ से चली गई। पीछे से सुनीता की आवाज गूंजी, नंदिनी, इस बार मैं देखती हूँ कि तुम कैसे बचती हो। पूरा नवगांव नंदिनी का मजाक उड़ा रहा था। हर कोई उसी असफलता का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस बात को वे मजाक समझ रहे थे वही जल्द एक चमत्कार बनने वाली थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली उसी दोपहर नंदिनी और कविता सामान से भरी एक गाड़ी लेकर तालाब पर पहुंची। तालाब से इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि पास खड़ा होना भी मुश्किल था। पानी बिल्कुल काला था। उसकी सतह पर सड़ी हुई घास और कूड़ा तैर रहा था। यहाँ तक कि किनारे की मिट्टी भी काली पड़ चुकी थी। दोनों लड़कियां बाल्टियां उठाकर तालाब की ओर बढ़ने लगी। दूर खड़े ग्रामीण नाक ढकर बातें कर रहे थे। देखो देखो, ये क्या लेकर आई हैं? पता नहीं उन डिब्बों में क्या भरा है। इन्हें लगता है कि ये इस काले पानी को साफ कर देंगी। सपने देखना भी कोई इनसे सीखे। सही कहा, पहले कितने लोगों ने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये अकेली लड़की क्या कर लेगी? कविता ने चिंतित होकर पूछा। नंदिनी, इस तालाब
तालाब की हालत तो मेरी सोच से भी ज्यादा खराब है। क्या तुम्हारा तरीका सच में काम करेगा? नंदिनी मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैंने इस फॉर्मूले पर 3 साल मेहनत की है, ये जरूर काम करेगा। इतना कहकर उसने बाल्टी का ढक्कन खोला। उसके अंदर उसका खुद तैयार किया हुआ विशेष जल शोधन मिश्रण था। नंदिनी और कविता तालाब के चारों ओर घूम घूम कर वह मिश्रण पूरे 20 बीघा तालाब में बराबर मात्रा में डालने लगी। अगली सुबह तालाब के पास से गुजर रहे एक ग्रामीण ने अचानक जोर से चिल्ला दिया। उसकी आवाज सुनकर लोग दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। अरे भगवान, जल्दी आओ, ये कैसे हो गया? भीड़ तालाब के चारों ओर जमा हो गई। सबकी आंखें फटी रह गईं। कल तक जो पानी कोयले की तरह काला था और जिसकी बदबू से लोग भागते थे, आज वही पानी साफ दिखाई दे रहा था। पानी में हल्की हरियाली झलक रही थी। तालाब की तली में पड़े पत्थर तक साफ दिखाई दे रहे थे और सबसे हैरानी की बात, बदबू पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसी समय कविता भी वहां पहुंची। सामने का दृश्य देखकर उसने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। नंदिनी, ये सच में हो गया। सिर्फ एक रात में। नंदिनी तालाब के किनारे खड़ी पानी को देख रही थी। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। चारों ओर खड़े ग्रामीणों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि नंदिनी का मजाक उड़ा सके। तालाब के बदलने की खबर सिर्फ 3 दिनों में पूरे नवगांव में फैल गई। लेकिन नंदिनी को लोगों की राय की परवाह नहीं थी। उसने अपनी सारी बची हुई जमा पूंजी निकाल ली और बाजार से सबसे अच्छी नस्ल के केकड़ों के बच्चे खरीद लिए। अगली सुबह सूरज निकलते ही वह एक गाड़ी भरकर केकड़ों के बच्चों को तालाब पर ले आई। वह और कविता मिलकर एक एक बाल्टी नीचे उतारने लगी। कविता ने चिंतित होकर पूछा, नंदिनी, तुमने तो अपनी पूरी जमा पूंजी इसी में लगा दी। अगर? नंदिनी ने बिना झिझक जवाब दिया, कोई अगर मगर नहीं, मैंने पानी को सही तरीके से तैयार किया है, तो मैं इन केकड़ों को जरूर पाल लूंगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, मुझे पूरी ताकत लगानी ही होगी। इतना कहकर नंदिनी तालाब के किनारे बैठ गई और धीरे धीरे केकड़ों के बच्चों को पानी में छोड़ने लगी। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह रोज सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाती। सबसे पहले तालाब पर जाकर चारा डालती। रात को भी कई बार तालाब का चक्कर लगाती। दिन हो या रात, वह तालाब से दूर नहीं रहती थी। 15 दिन बाद केकड़ों के बच्चों के मरने का सबसे खतरनाक समय आ गया। गाँव के लगभग सभी पालनकर्ता परेशान थे। कई लोगों के तालाबों में बड़ी संख्या में केकड़ों के बच्चे मर रहे थे। सुनीता भी चिंता में डूबी हुई थी। उसी दिन नंदिनी एक जाल लेकर अपने तालाब पर पहुंची। उसने तालाब के कई हिस्सों में जाल डाला और केकड़ों के बच्चों को निकाल कर देखा। हर एक केकड़ा पूरी तरह स्वस्थ था। वे पानी में उछल कूद कर रहे थे। कविता उत्सुकता से दौड़कर क्या रहा? कितने बच्चे जिंदा बचे हैं? नंदिनी मुस्कुराई। सभी जिंदा हैं। कविता की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या सभी जिंदा हैं? वह लगभग चिल्ला पड़ी। ये कैसे हो सकता है? दूसरे लोगों के तालाबों में तो आधे से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं और तुम्हारे यहाँ एक भी नहीं मरा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, पहला चरण पूरी तरह सफल हो गया। कविता खुशी से उछल पड़ी। ये तो कमाल हो गया। तुम्हारे तालाब में केकड़ों के बच्चों की जीवित रहने की दर पूरे गाँव में सबसे ज्यादा है। यह खबर आग की तरह पूरे नवगांव में फैल गई। जो लोग अब तक नंदिनी का मजाक उड़ा रहे थे, उनके मन में पहली बार संदेह पैदा हुआ। धीरे धीरे सभी को लगने लगा कि नंदिनी सचमुच साधारण लड़की नहीं है। जब यह खबर सुनीता तक पहुंची तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उस शाम उसके घर के बैठक खाने में राजेश घबराया हुआ बैठा था। वह जल्दी जल्दी बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं खुद उसके तालाब के किनारे गया था। काफी देर तक देखता रहा। उसके तालाब का पानी इतना साफ है कि नीचे तक दिखाई देता है। पानी के पौधे भी खूब बढ़ रहे हैं और मैंने खुद देखा उसके सारे केकड़े के बच्चे जिंदा हैं, एक भी नहीं मरा। सुनीता ने गुस्से में चाय का कप मेज पर पटक दिया। उसका चेहरा बदसूरत गुस्से से भर गया। नामुमकिन, वो तो एक बेकार तालाब था। सिर्फ पानी साफ हो जाने से क्या होता है? केकड़ों के बच्चे इतने अच्छे कैसे बच सके हैं? राजेश बोला। लेकिन पूरे गाँव ने देखा है, अब हर जगह उसी की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उसका तरीका तुमसे भी बेहतर है। सुनीता का चेहरा और काला पड़ गया। उसकी सारी तकनीक मैंने बहुत पहले इस्तेमाल कर ली थी। अगर मैंने उसे मौका न दिया होता तो उसके पास आज कुछ भी नहीं होता। हालांकि अंदर से वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी अपनी सफलता के पीछे नंदिनी का ही हाथ था, लेकिन वह इसे मानने को तैयार नहीं थी। उसने तिरस्कार से कहा, मान लिया कि उसके केकड़ों के बच्चे बच गए तो क्या हुआ? उस बेकार तालाब में पले हुए केकड़े कितने बड़े होंगे? उनकी गुणवत्ता कितनी अच्छी होगी? अभी पूरे 6 महीने बाकी हैं। बीच में कोई भी छोटी समस्या आ सकती है और एक ही झटके में उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। राजेश ने हिचकते हुए पूछा, तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे? अगर उसने सच में सफलता हासिल कर ली तो फिर तो वह हमसे आगे निकल जाएगी। सुनीता की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। वह उस बेकार तालाब के सहारे अपनी किस्मत बदलना चाहती है और मेरे बराबर खड़ा होना चाहती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत हो गया। उसने कप को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। तुम रोज उसके तालाब पर जाओ, हर दिन निगरानी रखो। जैसे ही कुछ भी नया दिखे तुरंत मुझे आकर बताना। मैं देखना चाहती हूँ कि वह कब तक उछलती रहती है। मैं नंदिनी को दोबारा खड़ा नहीं होने दूंगी और नवगांव की सबसे बड़ी पालनकर्ता की जगह भी किसी को नहीं लेने दूंगी। एक और 15 दिन बीत गए। नवगांव के लगभग सभी पालनकर्ता एक नई समस्या से जूझ रहे थे। उनके तालाबों में पानी के पौधे ठीक से नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन नंदिनी का तालाब बिल्कुल अलग दिखाई देता था। पानी शीशे की तरह साफ था। पूरा तालाब हरे भरे पौधों से भर चुका था। यहाँ तक कि पानी में तैरती छोटी मछलियां और झींगे भी साफ दिखाई देते थे। जो भी वहाँ से गुजरता कुछ देर रुकर तालाब को जरूर देखता। एक ग्रामीण हैरानी से बोला, हे भगवान, क्या ये वही पुराना काला तालाब है? दूसरा बोला, इसकी हालत तो गाँव के सबसे अच्छे तालाबों से भी बेहतर लग रही है। तीसरे ने कहा, जरा इन पौधों को देखो, हमने अपने तालाबों
में कितने पैसे लगाए, फिर भी ऐसे पौधे नहीं उगा पाए, और इस बेकार तालाब में ये इतने घने कैसे हो गए। एक बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मानना पड़ेगा, नंदिनी सच में हुनरमंद है। पहले मुझे लगता था कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अब लग रहा है कि उसके पास सचमुच कमाल की तकनीक है। ग्रामीणों की ये बातें जल्दी ही सुनीता तक पहुंच गईं। आखिरकार वह खुद सच्चाई देखने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने अपनी स्कूटी दूर खड़ी की और चुपके से नंदिनी के तालाब की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने तालाब को देखा, वह वहीं की वहीं जम गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसके सामने का तालाब साफ पानी और घने पौधों से भरा हुआ था, और दूसरी तरफ उसे अपना तालाब याद आ गया। सुनीता के तालाब की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तालाब में लगी आधी से ज्यादा जल घास सड़ चुकी थी। पानी में हरियाली का नामो निशान नहीं था। ऊपर से पानी इतना गंदला हो गया था कि अंदर कुछ दिखाई ही नहीं देता था। सुनीता के मन में जलन की आग और भड़क उठी। वह दांत पीसते हुए बड़बड़ाई, वो तालाब तो पूरे गांव का सबसे बेकार तालाब था, जिसे देखकर हर कोई नाक भौं सिकोड़ता था। आखिर नंदिनी ने उसे इतना शानदार कैसे बना दिया? मैं उसे यूं ही मशहूर नहीं होने दूंगी। उसी समय राजेश वहां पहुंचा। तालाब की हालत देखकर वह भी हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में वही पुराना काला तालाब है? सुनीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बिना कुछ बोले अपनी स्कूटी पर बैठी और वहां से निकल गई। गर्मी का मौसम शुरू होते ही केकड़ों की सबसे महत्वपूर्ण बढ़त का समय आ गया, लेकिन गांव के अधिकांश पालनकर्ता परेशान थे। उनके केकड़े ठीक से नहीं बढ़ रहे थे। एक दिन सुबह कुछ ग्रामीण नंदिनी के तालाब के पास से गुजर रहे थे। उसी समय उन्होंने नंदिनी को केकड़े निकालते हुए देखा। अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं और ये केकड़े इतने बड़े हो गए। जरा देखो तो कैसे चमक रहे हैं, और इनके पंजे भी कितने मजबूत हैं। हमारे तालाब के केकड़ों से तो पूरे एक आकार बड़े हैं। नंदिनी के हाथ में जो केकड़ा था वह बेहद तगड़ा और स्वस्थ दिख रहा था। पीछे से पकड़े जाने के बाद भी वह पूरी ताकत से अपने पंजे चला रहा था। यह खबर कुछ ही घंटों में पूरे नवगांव में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके तालाब को देखने आने लगे। यहाँ तक कि पड़ोसी गांवों के पालनकर्ता भी उससे सीखने पहुंचने लगे। एक ग्रामीण बोला, याद है हम इसी लड़की का मजाक उड़ाते थे कि बेकार तालाब ले लिया। दूसरा बोला, अब देखो असल हुनर किसके पास है। तीसरा बोला, सच कहूँ तो 3 साल से पालन कर रही सुनीता भी इतने अच्छे केकड़े कभी नहीं पाल पाई। ये बातें जल्दी ही सुनीता के कानों तक पहुंच गईं। जब उसने सुना कि गांव वाले अब नंदिनी की तारीफ उससे भी ज्यादा कर रहे हैं, तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने हाथ में पकड़ा पानी का डिब्बा जमीन पर दे मारा। राजेश घबराते हुए बोला, मैं अभी नंदिनी के तालाब से होकर आया हूँ। उसके केकड़े सच में हमारे केकड़ों से कहीं बेहतर हैं। पूरा गांव उसी की चर्चा कर रहा है। सुनीता ने तिरस्कार से कहा, इन गांव वालों ने दुनिया ही कितनी देखी है। अगर उसके केकड़े थोड़े जल्दी बड़े हो गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जितनी तेजी से नंदिनी सफल हो रही थी, उतनी ही तेजी से उसकी अपनी पहचान फीकी पड़ रही थी। आखिरकार उसकी जलन नफरत में बदल गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे कुछ करना होगा। नंदिनी को नीचे गिराना ही पड़ेगा। नवगांव के सभी तालाब गांव के पूर्वी हिस्से में बने मुख्य जल स्रोत से पानी लेते थे। सुनीता कई दिनों से सही मौके की तलाश में थी और आखिरकार उसे मौका मिल गया। एक दिन नंदिनी के माता पिता की तबीयत खराब हो गई। उसे इलाज के लिए कस्बे के अस्पताल जाना पड़ा। तालाब की देख रेख के लिए सिर्फ एक बुजुर्ग मजदूर को छोड़ दिया गया। यह बात पास में छिपकर निगरानी कर रहे राजेश को पता चल गई। वह तुरंत भागकर घर पहुंचा। मौका मिल गया। नंदिनी कस्बे गई हुई है। आज रात वो वापस नहीं आएगी। तालाब पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है। यही सही समय है। सुनीता की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। ठीक है, आज रात हम उसके तालाब का पानी बंद कर देंगे और निकासी का रास्ता खोल देंगे। मैं चाहती हूँ कि उसका पूरा तालाब सूख जाए, उसके सारे कीमती केकड़े वहीं मर जाए। रात गहरा चुकी थी। सुनीता और राजेश ने टोपी और मास्क पहन लिए। दोनों चुके से नंदिनी के तालाब की ओर बढ़े। तालाब की रखवाली कर रहा बुजुर्ग मजदूर झोपड़ी में गहरी नींद में सो रहा था। उसे बाहर की कोई आहट सुनाई नहीं दी। सुनीता धीरे से पानी आने वाले गेट तक पहुंची और उसे पूरी तरह बंद कर दिया। फिर दोनों तालाब के निकासी वाले हिस्से पर पहुंचे। राजेश ने वहां का गेट खोल दिया। तालाब का पानी धीरे धीरे नाली के रास्ते बाहर बहने लगा। कुछ देर बाद सुनीता ने फुसफुसा कर पूछा, सब हो गया? राजेश ने सिर हिलाया। हाँ, जल्दी चलो, कहीं कोई देख न ले। दोनों वहां से भागते हुए निकल गए और सीधे घर लौट आए। घर पहुंचकर सुनीता कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। सुबह होने से पहले ही तालाब का जलस्तर काफी नीचे गिर चुका था। तालाब का आधे से ज्यादा हिस्सा सूखने लगा था। कई जगहों पर जल घास पानी से बाहर निकल आई थी। केकड़े भी घबराकर गहरे हिस्सों की ओर भाग रहे थे। अगर सूरज निकल आता तो उनमें से ज्यादातर मर जाते। उसी समय नंदिनी अस्पताल से वापस लौटी। जैसे ही वह अपने तालाब के पास पहुंची, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने देखा कि तालाब का आधा पानी गायब हो चुका था। बड़ी मात्रा में जल घास बाहर निकल आई थी और सैकड़ों केकड़े घबराकर घास पर चढ़े हुए थे। नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। तालाब का पानी आधा कैसे रह गया? अगर सूरज निकल आया तो ये सारे केकड़े धूप में जलकर मर जाएंगे।